हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो रिलेटेड है एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 से। इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के एक्सरसाइज में जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को हम समझेंगे और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। दिया गया है 293 केल्विन एंड 470 केल्विन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दिया गया है 293 केल्विन, इसे हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। जब भी कोई टेम्परेचर केल्विन स्केल में दिया हुआ रहे और इससे डिग्री सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 273। दिया गया है 293, इसमें हम माइनस करेंगे 273। जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वह डिग्री सेल्सियस में होगा, यानी यह इक्विवेलेंट होगा 20 डिग्री सेल्सियस का। इसी प्रकार अगला दिया गया है 470 केल्विन। इससे हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 470 में 273 माइनस करना होगा और इसका रिजल्टेंट वैल्यू होगा 197 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 373 डिग्री सेल्सियस। अब इससे हमें सॉल्व करना है। इसमें जो टेम्परेचर का वैल्यू दिया गया है वह डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, इससे हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ए पर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। इससे जब हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो दिया गया जो वैल्यू है इसमें हमें 273 ऐड करना होगा और इसका रिजल्टेंट वैल्यू होगा 298 केल्विन। इसी प्रकार अगला दिया गया है बी, यानी 373 डिग्री सेल्सियस। इससे हमें केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 ऐड करना होगा और इसका रिजल्टेंट वैल्यू होगा 646 केल्विन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नैफ्थेलिन बल्ब्स डिसअपीयर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ऐसा देखा जाता है कि नैफ्थेलिन की गोलियां जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है ये बिना कोई सॉलिड अवशेष छोड़े हुए ये गायब हो जाती है। इसका हमें कारण बताना है। इसका आंसर हम लिखेंगे, नैफ्थेलिन shows the phenomenon of sublimation। नैफ्थेलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन की फेनोमेनन को शो करता है। सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ नैफ्थेलिन डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। नैफ्थेलिन की जो गोलियां होती हैं ये डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं बिना लिक्विड स्टेट अचीव किए हुए ही। तो इस प्रकार की घटना जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है इससे सब्लिमेशन कहा जाता है। Therefore, naphthalene bulbs disappear with time without leaving any solid। यही कारण है कि नैफ्थेलिन की गोलियां जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आती हैं ये बिना कोई अवशेष छोड़े हुए ही ये गायब हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We can get the smell of perfume sitting several meters away। क्या कारण है कि परफ्यूम की सुगंध हमें कुछ दूरी पर ही महसूस होने लगती है, ये हमें बताना है। इसका आंसर हम लिखेंगे, परफ्यूम contains volatile substance which diffuse very fast and can reach several meters away। परफ्यूम में विशेष प्रकार के वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जो काफी तेजी से डिफ्यूज होती हैं और इस प्रकार डिफ्यूजन की प्रोसेस के कारण ही ये सेवरल मीटर्स आगे पहुंच जाती है। दिस इज द रीजन व्हाई वी गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स। यही कारण है, यानी डिफ्यूजन ही वह कारण है जिसके कारण हमें परफ्यूम की सुगंध दूर से ही पता चल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between the particles: water, sugar, oxygen।
इन सभी सब्सटेंसेस को यानी वाटर, शुगर और ऑक्सीजन को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर अरेंज करना है। इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ही कम होगा। इससे अधिक होगा लिक्विड में यानी वाटर में, और सबसे अधिक होगा सॉलिड में यानी शुगर में, क्योंकि शुगर में जो पार्टिकल्स होंगे वो पास पास होंगे और इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होगा। ऑक्सीजन में यानी गैस में सबसे कम, वाटर में यानी लिक्विड में उससे ज्यादा, शुगर में यानी सॉलिड में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है कि जल का फिजिकल स्टेट क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। सबसे पहले हम ए नंबर सवाल का आंसर लिखेंगे। वाटर एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। चूंकि वाटर का जो फ्रीजिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए जब भी टेम्परेचर का वैल्यू 0 और 100 के बीच हो तो ऐसी स्थिति में वाटर का जो स्टेट होगा वह लिक्विड स्टेट होगा। यही कारण है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड स्टेट में ही अवेलेबल होगा। अगला दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर एग्जिस्ट इन द सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा कि वाटर जो है ये दोनों स्टेट में मौजूद होगा, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी है और फ्रीजिंग पॉइंट भी है। इसमें क्या होगा, इसमें सॉलिड जो होगा वह लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड जो होगा वह सॉलिड में कन्वर्ट होगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो होगा वह सॉलिड और लिक्विड दोनों के इक्विलिब्रियम कंडीशन में मौजूद होगा। अगला दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर एग्जिस्ट इन द लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर दोनों स्टेट में अवेलेबल होगा, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी। इस टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा और वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यानी इसमें लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होगा और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर इन दोनों स्टेट में यानी लिक्विड में और गैसियस स्टेट में अवेलेबल होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। हमें कारण बताना है कि रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। इसका आंसर हम लिखेंगे, द रूम टेम्परेचर इज बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए रूम टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसीलिए इस टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड के स्टेट में ही अवेलेबल होगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, देयरफॉर वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर लोहे की अलमीरा सॉलिड स्टेट में क्यों होता है, इसका हमें कारण बताना है। इसका आंसर हम लिखेंगे, द रूम टेम्परेचर इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यह काफी हाई होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट से काफी नीचे होता है। Therefore, an iron almirah is a solid at room temperature. यही कारण है कि रूम टेम्परेचर पर आयरन का अलमीरा सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature?
आइस जो होता है ये सराउंडिंग को कूल करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू वाटर। अगर आइस और वाटर दोनों एक ही टेम्परेचर पर हो यानी 273 केल्विन पर हो तो जो आइस होता है ये सराउंडिंग को कूल करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसका क्या कारण है ये हमें बताना है। इसका आंसर हम लिखेंगे ice at 273 Kelvin absorbs heat from surroundings to become water at the same temperature which is known as latent heat। आइस में ये खासियत होती है कि ये उसी टेम्परेचर पर हीट को ऑब्जर्व करता है सराउंडिंग से और वाटर में कन्वर्ट करता है खुद को। इसमें वाटर का टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आइस में ये खासियत होती है कि वो लैटेंट हीट के फॉर्म में सराउंडिंग से हीट को ऑब्जर्व करता है और यह लैटेंट हीट एक प्रकार का हिडन हीट है। Therefore, ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at the same temperature। यही कारण है कि सेम टेम्परेचर पर यानी 273 केल्विन पर आइस ज्यादा इफेक्टिव होता है सराउंडिंग को कूल करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। हमें बताना है कि हमारे शरीर पर कौन ज्यादा जलन पैदा करता है बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम। इसका आंसर हम लिखेंगे स्टीम हैज सम एक्स्ट्रा हीट हिडन इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट। अगर सेम टेम्परेचर पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टीम भी हो और बॉइलिंग वाटर भी हो तो स्टीम में कुछ एक्स्ट्रा हीट होता है और ये छिपा हुआ हीट होता है जिससे हम लैटेंट हीट के नाम से जानते हैं। बट बॉइलिंग वाटर डज नॉट हैव दिस हिडन हीट। लेकिन बॉइलिंग वाटर में इस तरह की कोई भी लैटेंट हीट नहीं होती है। Hence, steam burns more severely as compared to boiling water at the same temperature। यही कारण है कि सेम टेम्परेचर पर स्टीम ज्यादा घातक होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम A, B, C, D, E and F in the following diagram showing change in its state। जो डायग्राम दिया गया है इसमें हमें सभी प्रकार के प्रोसेस का नाम लिखना है जैसे कि A, B, C, D, E और F। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इससे A कहा जाता है। यानी A क्या है इससे हम क्या कहेंगे। जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इससे हम मेल्टिंग कहेंगे या फिर फ्यूजन कहेंगे। इसी प्रकार B क्या है जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है जिससे B कहा गया है इस डायग्राम में। यानी लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है जिससे वेपोराइजेशन कहा जाता है तो B को हम कहेंगे वेपोराइजेशन। इसी प्रकार बात आती है C की। इस डायग्राम में C कहा गया है जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है जिससे हम कंडेंसेशन कहा करते हैं। यानी C जो होगा वह कंडेंसेशन होगा। D क्या है जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस डायग्राम में उसे D कहा गया है तो D को हम क्या कहेंगे D को कहेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार ये दिया गया है कि जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो इसे इस डायग्राम में E कहा गया है और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार इस डायग्राम में दिया गया है F। जब कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इससे कहा जाएगा डिपोजिशन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे A है फ्यूजन या फिर मेल्टिंग, B है वेपोराइजेशन, C है कंडेंसेशन, D है फ्रीजिंग, E है सब्लिमेशन और F है डिपोजिशन। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से हमने 9th क्लास साइंस के चैप्टर 1 में एक्सरसाइज के जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए थे सभी क्वेश्चंस को हमने समझा और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय।